और फिर जब उनको ऐसे वो वीडियोस वायरल हुई उनके फौजियों की, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जी। तो उनको देख के एक ऐसे मन में हुआ कि यार इनके लिए भी कुछ करना है, एक डॉक्टर बनना है। एक तो आप अपने दोस्त अच्छे बनाओ जिनके साथ आपकी जेलेसी ना हो कि उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, कम नंबर आ गए। हूटर की एक स्कीम होती है कि जैसे ही कोई ऐसे रेड अलर्ट होगा तो हूटर बजा दिया जाएगा, बिल्कुल। सबको चारपाइयों के नीचे रहना है। ज़्यादा स्ट्रेस हो ना तो अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स से शेयर करा करो, बिल्कुल। वही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। और किसी की लाइफ हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है और हम उसको मौत के मुंह से निकाल के ला सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। बिल्कुल। किसी को मरने से बचा सकते हैं। पीसीपी में आके डिसिप्लिन में रहना तो मेरे को लगता है हर स्टूडेंट ने सीखा है। डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा इसके सबसे ऐसे बोल सकते हैं पीसीपी में सबसे ज़्यादा 5 स्टार की रेटिंग है। जी नमस्कार, पीसीपी शिखर से मैं प्रकाश बीचर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हौसलों से एक ऊंची उड़ान भरने वाली पीसीपी परिवार की 3 ऐसी प्रतिभाशाली बेटियां जिन्होंने एक अच्छा रिजल्ट देकर प्रिंस पीसीपी की साख और गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। इन तीनों बेटियों का एक ही सपना था कि नीट में तुम्हें पाने की हर आखिरी कोशिश करूंगी, कि नीट में तुम्हें पाने की हर आखिरी कोशिश करूंगी, मैं तुझे किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकती। और तीनों बेटों ने अच्छी मेहनत की और मेहनत करके अपना किस्मत खुद ही बदला है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तीनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई। जब मैं चाहूँगा कि बारी बारी से अपना परिचय दीजिए आप और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मेरा नाम संगीता है, मैंने नीट में 670 स्कोर किए हैं। जी। मेरे पापा इंडियन आर्मी में है। क्या बात है, फौजी पिता की बेटी। यस सर। बिल्कुल। तो ऐसे हर किसी का सपना होता है, जैसे पापा और का सपना होता है कि मेरी बच्ची मेरे से ऊपर किसी कद पे हो। बिल्कुल। तो वैसे तो मुझे आर्मी ऑफिसर में ही कोई ना कोई करना था। ठीक है। पर एक जब 9th में जब हम पोस्टिंग से वापस यहाँ सीकर आए थे तब ऐसा था कि पीसीपी में एडमिशन हो गया था। जी। तो फिर जैसे जैसे अपने आप रास्ते खुलते गए और डॉक्टर की तरफ बढ़ते गए। बिल्कुल, आप बताइए अपना बारे। मेरा नाम नैन्सी है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरे पापा कंपनी में जॉब करते हैं। और सपना तो था मेरी मम्मी का था कि अगर है ना मैं कुछ नहीं बन पाई तो मेरी बेटी किसी अच्छे ओहदे पे जाए, वो अच्छे आपकी से माँ क्या पढ़े। करती है? मेरी माँ हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, कह हाउस सकते मेकर हैं। है। मेरा नाम प्रतिष्ठा सेनी है, मैं जी। राजस्थान चूरू से हूँ। बिल्कुल। और मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर है। और मेरे दादाजी का सपना था कि घर में कोई डॉक्टर नहीं है तो अच्छा। मैं डॉक्टर फील्ड में बहुत इस बढ़िया। वजह से आई। संगीता उस फौजी पिता की बेटी है जिसके पिता भारतीय सेना में देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। एक फौजी पिता की बेटी अचानक भारत की मेडिकल जगत की तरफ आने का सपना देखती हैं। तो बताइए, फौजी पिता की बेटी का डॉक्टर बनने का सफर कैसा रहा अब तक? मैं एक किस्सा सुनाती हूँ अपनी जी, लाइफ का। जब बिल्कुल। मैं 8th क्लास में थी, हम पोस्टेड थे जम्मू सांबा में। ओके। और उधर हुआ 14 फरवरी को था वो पुलवामा अटैक। अच्छा। और वही 18 फरवरी से वहाँ जम्मू बोर्ड लगता है। जी। तो वहाँ से मेरे पेपर्स थे। तो उस टाइम पापा मतलब ऑब्वियसली जम्मू पढ़ते थे आप पहले? हाँ, जम्मू पढ़ती थी मैं सांबा में। ठीक है। तो 8th क्लास की बात हाँ, है? 8th क्लास की। तो जब मेरे पापा उधर ड्यूटी पे चले गए, घर ओके। पे थे मैं, मेरी माता जी और मेरे भाई। बिल्कुल। तो उस टाइम बहुत डर का माहौल था, ऐसा था कि कैसे क्या होगा। और फिर जब उनको ऐसे वो वीडियोस वायरल हुई उनके फौजियों की, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जी। तो उनको देख के एक ऐसे मन में हुआ कि यार इनके लिए भी कुछ करना है, एक डॉक्टर बनना है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हुए बम ब्लास्ट और पुलवामा अटैक ने इस बेटी के जीवन को एक नया मोड़ दिया है। पुलवामा अटैक होता है और देश के कई नौजवान अपने प्राणों का बलिदान कर जाते हैं और बेटी उस टाइम मन में सोचती हैं कि जो जख्मी हुए, जो घायल हुए, उनके लिए अभी डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर मिल नहीं रहे थे वहाँ क्योंकि सब सहम गए थे, डर गए थे एक दूसरे से। और बेटे ने उसी दिन ये सोच लिया कि आखिर फौजी पिता की बेटी हूँ पर मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के देश, सोसाइटी और समाज के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना है। और कुछ ऐसे ही मतलब जम्मू में ऐसे केसेस होते रहते। तो जम्मू और मतलब सांबा और सतवारी के लगभग बीच में कोई 45 मिनट का रास्ता होगा। जी, जी, जी। और उधर के ही आर्मी क्वार्टर्स में एक दिन आतंकवादी हमला हुआ था। जी जी जी। पिताजी कौन सी जगह थे? पापा उधर सांबा में ही थे उस टाइम जब जहाँ पर हमला हुआ था? नहीं, जैसे था कि 45 मिनट का रास्ता था, वो भी आर्मी क्वार्टर्स थे और हमारे भी आर्मी क्वार्टर्स थे। बिल्कुल। तो उस फिर टाइम कैसा माहौल था घर में? उस टाइम ऐसे एकदम बहुत डरा हुआ माहौल था। और सब ऐसे आसपास थे कि ऐसे उधर हूटर की एक स्कीम होती है कि जैसे ही कोई ऐसे रेड अलर्ट होगा तो हूटर बजा दिया जाएगा, बिल्कुल। सबको चारपाइयों के नीचे रहना है। तो वो एक ऐसे आपके साथ भी हुआ ऐसा? हाँ, हुआ चारपाई के ऐसा। नीचे दुबक गए थे? हाँ, चारपाई के नीचे। और ऐसा था कि एक बैग में ऐसे कि बिस्किट, मतलब इमरजेंसी जो अपना खाने के लिए रखना है, बिस्किट रखने हैं बस। बिल्कुल। ऐसे कभी भी ऑर्डर आ सकता है कि अभी क्वार्टर खाली करके जाना है। क्या ऐसे बात है। काफ़ी
ऐसे डरा हुआ माहौल रहता है उस टाइम। कोविड-19 तो सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ था कि डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है हमारे पूरे वर्ल्ड में, और कितना नोबल प्रोफेशन है अगर हम इसको बिल्कुल है। चूज़ करते हैं तो। और किसी की लाइफ हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है और हम उसको मौत के मुंह से निकाल के ला सकते, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। किसी को मरने से बचा सकते हैं। किसी के कितने आशाएं होती है ना किसी के साथ कि आप कितनी आशाएं लेके कोई हॉस्पिटल में आता है और वो बोलता है डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो। मेरे साहब, अब दादा तो आखिरी उम्मीद आप ही हो। हाँ, और कहते तो हैं कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप भी हाँ, होता तो है। आप भगवान के बराबर का तो नहीं, बट आपको उनके आसपास अगर उनके साथ नाम भी जोड़ा जा रहा बिल्कुल, है ये ना, बड़ी बात हो बहुत जाती बड़ी बात होती है। तो हाँ, मेरे दादाजी की भी डेथ कैंसर से हुई थी, तो मेरे को उस टाइम अच्छा नहीं लगा था कि हाँ, पर फिर मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में ज़रूर एक ना एक ऐसे कैंसर पेशेंट को ठीक करूँगी, तो शायद जिनकी डेथ हो जाती है मेरे दादाजी की तरह, उसको नहीं मरने दूँगी मैं। मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। मैं पहली डॉक्टर बनने वाली हूँ मेरी पूरी फैमिली में। जी, जी। और मेरी मम्मी का मेरा बहुत सपोर्ट रहा है मेरी पूरी जर्नी में। मैं जब भी बहुत परेशान होती तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा संभालती थी। वो मैं परेशान होती हूँ चूरू से सीख कर आ जाती हूँ मुझे संभालने के लिए। एक अगले दिन आ जाती थी। मैं आज बोलती मम्मी मैं परेशान हूँ, मम्मी अगले दिन सीख कर आ जाती थी। एक माँ के लिए लिखा है कि मुसीबत में बुजुर्गों के दिलासे काम आते हैं। सेनापति अगर टूटे तो लश्कर टूट जाता है। मेरा दुश्मन भी परेशान है मेरी माँ की दुआओं से। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सर मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पे आई और मुझे सिलेक्शन तो लेना ही था। उनको मुझे प्राउड फील करवाना था। मुझे महोत्सव के टाइम पे उनको साफ़ा पहनाना था, माला पहनानी थी। वो इमेज हमेशा दिमाग में रहती थी कि मुझे वो दिन अपने पेरेंट्स को वहाँ पे महोत्सव में लेके आना है, वहाँ पे उनका सम्मान करवाना है बड़े स्टेज पे। क्या बात। यही मेरा मोटिवेशन था। आपकी पीसीपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। बताइए। जैसे मैं 9th में यहाँ आई थी तो उस टाइम प्री फाउंडेशन हुआ करता था। जी। तो ऐसे ही हमारे किसी 9th relatives- क्लास से प्री हाँ, फाउंडेशन। ऐसे ही हमारे किसी रिलेटिव्स ने कहा कि ये वहाँ से आई है तो इसके परसेंटेज अच्छे हैं 8th में, तो आप इसे प्री फाउंडेशन में डालो। जी। फिर 9th 10th मैंने प्री फाउंडेशन की। फिर 11th जब फाउंडेशन में आई तो ऐसे होता है कि ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं आई। OMR बेस्ड टेस्ट हमने दे रखे थे। तो 9th से प्री फाउंडेशन में आपने किसकी तैयारी चालू की थी? नहीं, उस टाइम ओलंपियाड्स की तैयारी। ओलंपियाड से। हाँ। बिल्कुल। तो और कैसा क्या क्या सीखा आपने पीसीपी से? सारी चीजें पीसीपी से मैंने एक डिसिप्लिन, एक सीटिंग बनानी सीखी है। जैसे मेरी आदत नहीं थी ऐसे लगातार बैठ के पढ़ाई करने की। फिर इन्होंने ऐसे कि जब हमारे टारगेट में सिलेबस कंप्लीट हुआ था, 1 जनवरी के लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और इन्होंने 28 जनवरी तक एक ऐसी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिससे एक बार हमारा सिलेबस पुनः रिवाइज हो गया था। उसके बाद हमने दोबारा टेस्ट वापस रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज दी थी। तो यहाँ की ये टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट एनालिसिस, वो सब बहुत अच्छे रहे सर। बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं 11th क्लास में आई थी यहाँ पे। उससे पहले मैंने कोई प्री फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो जैसे इसने बताया कि जो प्री फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा पता होता है कि OMR भरनी होती है, ऐसे करना होता है, और कंपटीशन के बच्चे को थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। तो जब मैं शुरुआत में यहाँ आई तो मैंने देखा कि एक तो आप अपने स्कूल में टॉपर रहे हो तो आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम अच्छे हैं पढ़ाई में और हम अच्छा ही करेंगे आगे जाके। लेकिन जब वहाँ यहाँ के जो वो कॉन्फिडेंस शेक होता है ना, तब एकदम से ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो हमारे जैसे बहुत है, सारे हमारे जैसे ही हैं। तो यहाँ के थोड़ा पढ़ने का तरीका भी चेंज करना पड़ा, थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली पढ़ना पड़ा, चीज़ों को इतना सीरियसली पढ़ना पड़ता है। मैंने सही में यहीं पे आके सीखा है कि पढ़ाई भी कुछ इतनी सीरियस धीर और गंभीर होना पड़ा। हाँ, और डिसिप्लिन तो बहुत ही, मतलब पीसीपी में आके डिसिप्लिन में रहना तो मेरे को लगता है हर स्टूडेंट ने सीखा है। डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा, इसके सबसे ऐसे बोल सकते हैं पीसीपी में सबसे ज़्यादा 5 स्टार की रेटिंग है डिसिप्लिन की, तो एकदम ही। पीसीपी डिसिप्लिन पर ही काम करती है। हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत ही अच्छा है ना। 10th तक सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है। सरकारी स्कूल से आई थी मैं। तो यहाँ पे आके एकदम से मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कंपनी में जॉब करते हैं मेरे। तो यहाँ पे आके फिर मैंने देखा कि हाँ सरकारी स्कूल, आपको पता है इतना भयंकर कंपटीशन कुछ होता नहीं है ना। वहाँ पे बच्चे इतने अपने सब गरीब घर के ही बच्चे होते हैं। तो पर आप संतुष्ट थे उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े? सरकारी स्कूल नहीं सर, एक्चुअली वो हमारे स्टेट का, या ऐसे बोल सकते हैं रेवाड़ी का ना, वो इकलौता मॉडल स्कूल है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते इस वजह से मैं जाती थी, ऐसा नहीं था। मेरे दादाजी को वो स्कूल इतना ज़्यादा अटैच थे वो उससे कि वहाँ हमारे पहले भी पढ़े हुए थे वहाँ से हमारे। तो दादाजी ने बोला नहीं, इस स्कूल में
फीस भी नहीं लग रही और इसकी जो टैलेंट है, इसकी प्रतिभा है, उनको भी नहीं दबाया जाएगा। बेटा अब जब एक अच्छी डॉक्टर बन के गाँव की सरकारी स्कूल की चारदीवारी के भीतर जाओगे तो अपने आप को कैसा महसूस करोगे? सब बहुत खुश हैं सब लोग। मेरे को अभी सरपंच सर मिले थे, अभी पीछे मैं गई थी तो वो इतने, हमारे गांव के सरपंच मिले थे। गांव के सरपंच साहब? हाँ, सरपंच साहब मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि तू एक बार आ जा सेलेक्ट होके, फिर तेरा अच्छे से गाने बजाने से स्वागत होएगा तेरा, है ना। मैं तो गाँव को जिमा दूंगा पूरे को, तू आ जा एक बार। सर स्कूल में इतना डिसिप्लिन होता है पर इतना नहीं होता। मैं ऐसे माहौल में पहली बार आई थी जी। मेरे को यही तो पता था कि हाँ डॉक्टर बनना है, पहले से ही था कि हाँ डॉक्टर बनना है, पर उसके लिए नीट क्लियर करना पड़ता है ये भी नहीं पता था। नीट के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ पे आई, मेरे एक भैया सेलेक्ट हो रखे हैं पहले से ही पीसीपी से ही, तो उनके थ्रू मैं सीधा इसी कोचिंग में आई थी। मैं आई, मैं पहली बार ऐसे माहौल में, हॉस्टल में पहली बार रुकी। इतने रूल्स, इतने रेगुलेशन, डिसिप्लिन एकदम ठीक है। मैं इसी एक ही कैंपस में मेस, इसी में हॉस्टल, इसी में कोचिंग, कैंपस के बाहर जाते ही नहीं है बिना पेरेंट्स के। तो फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है, हम पूरी एकदम कनेक्शन हमारा बिल्कुल बाकी दुनिया से नहीं था, हम हमारे इसमें रहते थे। तो मैं जब आई थी तो मेरे पहले टेस्ट में 360 नंबर आए थे। अब मुझे ये भी नहीं पता ये नंबर बुरे हैं कि ख़राब है, कैसे हैं। ठीक है। तो मेरी मम्मी को बताया, मम्मी मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं। मम्मी बोली ठीक है, मम्मी को भी नहीं पता था। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि नंबर इतने चाहिए होते सिलेक्शन के लिए, ये पेपर है इतने नंबर का होता है। तो ये जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, मतलब बहुत, मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा बहुत उतार चढ़ाव आए, पर कभी चिंता नहीं की आपने? चिंता शुरू में होती थी, मैं तो बहुत रोती थी बहुत रोती थी मैं तो 11th-12th में बहुत रोती थी। ज़्यादा स्ट्रेस हो ना तो अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स से शेयर करा करो, वही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। मेरी पूरी जर्नी में सबसे अच्छी दोस्त मेरी यही थी। दुख बांटने से हमेशा। कम हो जाता है। हाँ। आप बताइए पीसीपी के हॉस्टल की कोई खास बात जो हमेशा हमेशा आपको बार बार याद आती रहेगी? पीसीपी के हॉस्टल का टाइम टेबल बहुत खतरनाक है। खतरनाक? ऐसे, हाँ, ऐसे सुबह 5 बजे उठना, फिर उसके बाद सर गर्मियों में तो फिर भी ठीक है, आप उठ जाओ, ठीक है 5 बजे उठ रहे हो, फिर आप घर पे बात करते हो ना, छुट्टियों में घर पे जाते थे तो एकदम देखते थे कि भाई ठीक है भाई 7 बजे वो उठ रहा है, और फिर हम कंपैरिजन करते थे कि देख 5 बजे कहाँ, हम नीचे जाके चाय की लाइन में खड़ा रहना। सिखाया गया था कि आपको जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते रहो, तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, और आज मिल गई सर, करते रहे। एक तरह से कुल मिला के फौजी की जिंदगी जी आपने। हाँ सर, एकदम, है ना। फौजी को एक बड़े बॉर्डर पे नहीं लड़े हम, नीट के साथ लड़े। नीट में सिलेक्शन के 5 ऐसे कोई एजेंडे? सर पहला तो डिसिप्लिन ही है कि हमें एकदम डिसिप्लिन से पढ़ना चाहिए। दूसरा कंसिस्टेंसी, जैसे कुछ होते हैं जो पहली बार में तो ऐसे भी फोड़ देंगे, ये कर देंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, पर जैसे मंडे निकला, ट्यूसडे निकला, वेडनेसडे, फिर थर्सडे को ऐसा होता है कि यार नहीं हो रहा। और एक अपन को ना ऐसे पेशेंस रखना चाहिए। जैसे पहली बार पहले हफ्ते पढ़े तो संडे को नंबर नहीं आएंगे, जैसे हमारे संडे को टेस्ट होते तो संडे को मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसे लगातार अपन 2-3 बार ऐसे सबर। और तो सर यहाँ की एक पेपर एनालिसिस, जैसे टेस्ट सारे देते हैं, लगभग सारे बच्चे टेस्ट देते हैं। टेस्ट हमने पिछले साल भी दिए, तो गलती क्या की थी हमने जो इस साल सिलेक्शन हुआ, यही कि हमने टेस्ट एनालिसिस नहीं किया था, अपनी गलतियों को नहीं देखा था। सर मेरे लिए जो सबसे हेल्पफुल 2 पॉइंट ही रहे थे। एक तो आप अपने दोस्त अच्छे बनाओ जिनके साथ आपकी जेलसी ना हो कि उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, कम नंबर आ गए, जो लिटरली आपको हेल्प करे, कहाँ आपकी कमी रह रही है, कहाँ, जिनके साथ आपका पॉजिटिव कंपटीशन हो, सराउंडिंग ठीक होना चाहिए। हाँ, सराउंडिंग आपकी एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है सही में दोस्तों से। कई चीज़ें होती है सर, कोई बच्चे टीचर से नहीं बोल पाते अपने डाउट्स, तो वो दोस्तों से ही कंसल्ट करते हैं ना, कि आप अगर टीचर से कंफर्टेबल नहीं हो, आप नहीं बोल पा रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दोस्त से पूछ लो। है तो दूसरा, जो लास्ट में टीचर्स ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर आपकी किसी टेस्ट में कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी एक अलग से नोटबुक बना लो जिसमें आपकी सारी गलतियां आप लिख सकते हो। आपको टाइम टू टाइम वो नोटबुक बना लेते हैं सर, बच्चे बना भी लेते हैं, बट उसको देखना भी होता है, बार बार आपको देखना होता है। आपको नोटबुक बनने के बाद उसको रिवाइज करना है प्रॉपर, वरना भूल जाओगे आपने कहाँ कौन सी गलती करी थी, और वो बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करती है। अगर उसके साइड में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख लो जो आप उस चैप्टर से भूल रहे हो, बार बार आपके दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, सबके इंडिविजुअल होते हैं, कोई कुछ भूल जाता है, कोई कुछ भूल जाता है, तो उनको आपको लिखा हुआ होगा, उसको बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको वो हाँ दिमाग में रहेगा, वरना तो फिर टेस्ट सीरीज में गलत क्वेश्चन करते रहोगे तो देते रहेंगे वो क्वेश्चंस। आपने भी कोई ऐसी कोई गलती की है कभी? हाँ सर, टेस्ट में हाँ, कोई भी गलती मान लो। बहुत बार होती है सर। ऐसे तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जैसे मेरे को एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन सब के फॉर्मूला याद करने में बहुत बहुत दिक्कत होती थी, मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता था, जो कि आमतौर पे नहीं होता बच्चों को। तो मेरे को
ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको जितनी जगह भी मैं उसको देखती थी, पढ़ती थी, मैं बहुत जगह उसको लिखती थी, तब जाके मेरी ये गलती सुधरी, वरना मेरा लगभग हर टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत होता था और बहुत दुख होता था। इतना आसान फॉर्मूला, इतना आसान क्वेश्चन सबने सही किया होगा और मैं 5 नंबर गवा के बैठी हूँ इसके। सर मेरा ये मानना था कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पेपर है 180 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं और हमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो अगर आपने बार बार रिवीजन नहीं किया तो आपको वो एकदम से क्लिक नहीं करेगा पेपर में कि क्या चीज़ थी जी। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है एक चीज़ का, और जो आपको टॉपिक वीक लगता है उसको तो बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, उस पर लिख लिख attack के करो रिवीज। पहले। हाँ, उस पे अटैक करो, उसको बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ोगे इसमें से क्वेश्चन आ गया ना तो मेरा गलत नहीं होएगा। बिल्कुल। तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी कभी लगती थी मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उसको बार बार पढ़ती थी। एनसीईआरटी बार बार पढ़नी चाहिए। और मैं कभी कभी ऐसे करती थी, जो मेरे टेस्ट पेपर्स हैं ना उनमें से क्वेश्चंस काट के अपने कॉपी में चिपका लेती थी, जो मेरे बार बार गलत हो रहे हैं उस टॉपिक अच्छा, के। अच्छा। तो उसका सॉल्यूशन और उसका वो क्वेश्चन वहीं काट के मैं उस कॉपी टाइम में चिपका मैनेजमेंट के कैसे करते थे आप? टाइम तो सर हमारा फिक्स ही था, क्लासेस और उसके बाद में सेल्फ स्टडी। सब्जेक्ट जब आप पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी वगैरह, हाँ, उस टाइम का सब्जेक्ट को टाइम किस प्रकार से सब इक्वली दिया करते थे, या जो थोड़ी कमजोर थी उसको कुछ कमज़ोर को ज़्यादा टाइम दिया थोड़ा करती ज्यादा, थी। बाकी तो बराबर ही होता था। कमज़ोर को ज़्यादा टाइम दो ताकि आपके नंबर वहीं कट रहे, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो आप अपने नंबर वहाँ से कवर कर सकते हो बिल्कुल, वापस। थैंक यू। तो लीजिए, ये है तीनों प्रतिभाशाली बेटियां जिनका 670 से प्लस का स्कोर है और तीनों बेटियां एक अच्छी डॉक्टर बनने के लिए जा रही हैं। एक बार पुनः पीसीपी परिवार की तरफ से आप तीनों को भगवान बालाजी महाराज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करें।